हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर दो चर दिए जाएंगे, जैसा कि x और y। चर यानी कि वेरिएबल। देखिए, चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरिएट हों, यानी कि बदलते हों, यानी कि x के और y के मान। जैसा कि हमारी जनरल इक्वेशन आपने हर जगह देखी होगी। जनरल इक्वेशन हमारी क्या है? टू वेरिएबल्स की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहां पर ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर है भैया, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं ये, जिनका मान, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आपको तो पता ही होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इनका मान 0 भी हो सकता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता, बस। बाकी ये दो 0 हो सकते हैं, ये ए का मान 0 नहीं हो सकता। आगे डीपली हम इसके बारे में और जिक्र करेंगे। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो ये हो गई, लेकिन मैंने यहां पर एक लाइन और बना रखी है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या वन वेरिएबल में भी इक्वेशन होती है? तो होती है, आपने देखा ही होगा। उदाहरण के लिए, जैसे ए एक्स बराबर, या ए एक्स माइनस 3 बराबर 0, या ए एक्स माइनस बी कर दूं मैं, या प्लस बी कर दूं बराबर 0। तो इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशंस का हल ज्ञात करना, हम डेली इनसे जो है इस तरह के जो कुछ प्रश्न आते हैं उनमें हम हल करते रहते हैं। तो यहाँ पर x का मान निकालना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशंस मिलेंगी आपको, दो तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, और वो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर्स उनकी सभी की एक रहने वाली है, लेकिन उसमें वेरिएबल दो रहेंगे। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी और उनके आपको हल ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करने का क्या मतलब है? हल ज्ञात करेंगे यानी कि x और y के वो मान ज्ञात करने हैं। x और y के हम वो मान ज्ञात करेंगे जो दी गई दोनों दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करते हों। संतुष्ट करने का मतलब कि यदि आपको कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण दो दे दी जाए, तो उन दोनों समीकरणों से आपको x और y के मान जो आप ज्ञात करोगे वो मान होंगे जो दोनों समीकरणों में x और y की जगह पर रखने से उनका मान, यानी कि उनकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है, देखो अगर x और y की वैल्यू मिल जाए हमें, तो ये 0 के बराबर आनी चाहिए, या फिर दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो हम कुछ प्रश्न करेंगे, उससे हमें डाउट जो है हमारे क्लियर होने वाले हैं। तीसरा इसमें याद रखने वाला क्या है कि हल क्या होंगे? आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी, दो चरों वाली इक्वेशन, दो चरों वाली कुछ मतलब दो इक्वेशंस दी जाएंगी, दो जो है समीकरण दी जाएंगी, और आपसे पूछेगा कि जो है हल की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है कि भाई, एक तो होता है अद्वितीय हल, एक क्या होता है आपने छोटी क्लासों में देखा ही होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और दूसरा इसमें होता है अनंत हल, अनंत हल। और तीसरा होता है इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तीन चीज है, इनके ऊपर भी प्रश्न कई बार आता है, अद्वितीय हल पर, अनंत हल पर, और कोई हल नहीं। यानी कि अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और अनंत हल का होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और कोई हल नहीं का नो सॉल्यूशन। तो ये कैसे पता करोगे? अगर आपको दो चरों वाली दो इक्वेशंस दे दी जाएं, जैसे कि एक इक्वेशन हमारी a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशंस मिलेंगे आपको। तो ये गुणांक x का है, ये b1 y का गुणांक है, c1 जो है कांस्टेंट है बराबर 0, और ये x का गुणांक a2 y का गुणांक। दो इक्वेशंस आपको, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इन इक्वेशंस के कौन से, किस प्रकार के हल होंगे? भाई, अद्वितीय हल होगा, या अनंत हल होंगे, या फिर कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है उसके लिए, वो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि यदि देखो, पहला
ये था ना हमारा अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल और केवल एक हल होगा जो दी गई समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। और अनंत हल का क्या मतलब है कि x और y के बहुत सारे मान ऐसे होंगे जो दी गई समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। आपको ये क्लियर होने चाहिए माइंड में कि यूनिक हल या यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर नो सॉल्यूशन। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा या अद्वितीय हल कब होगा, ये बात याद रखने वाली। अद्वितीय हल कब होगा, यदि दी गई इक्वेशंस, जैसे कि दी गई इक्वेशंस ये थी में यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, ये जो अनुपात आप देख रहे हो, अगर ये अनुपात बराबर ना हो तो ही अद्वितीय हल होगा। यानी कि केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल, यानी कि x और y के केवल एक एक मान होंगे। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है। और यदि अद्वितीय हल के लिए हमारी ये कंडीशन है, दूसरा क्या था हमारा, अनंत हल। यानी कि अनंत हल, अनंत हल कब होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, यदि वही का वही। देखो ये क्या है, a1 और a2, b1 b2 क्या है, x, ये a1 और a2 तो हैं दोनों समीकरणों के x के कोफिशिएंट यानी कि x के गुणांक। और ये देखो गुणा में है, ये गुणा में है, क्लियर कर दूं आपके, ये सारे गुणा में है इसके, ये भी गुणा में है। यानी कि b1 b2 y के गुणा में है, a1 a2 x के गुणा में है, और ये किसी का भी गुणांक नहीं है, ये कांस्टेंट है यानी कि स्थिरांक है। तो यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों के तीनों गुणांकों का अनुपात, दोनों समीकरणों के गुणांकों का अनुपात, यानी कि अनुपात का क्या मतलब है, ये अनुपात ही तो है, ये अनुपात ही तो है, ये भी अनुपात ही है, यानी कि रेशियो बराबर हो तीनों के तीनों, तो दी गई दो चरों वाली दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे, जो उन दी गई समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। और यदि तीसरा हमारा क्या था, तीसरा था हमारा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक्स और वाई के कोई भी मान हमारे पास ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेंगे हमें एक्स और वाई की जो दी गई समीकरणों को संतुष्ट करें। संतुष्ट करेगा क्या मतलब है, दोनों समीकरणों को इक्वलाइज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों साइड्स को इक्वलाइज कर सकें। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारे क्लियरेंस हो जाएंगे। ये कब होगा, कोई हल नहीं, यदि वही का वही a1/a2 बराबर तो हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो। तो ये इस स्थिति में, ये स्थिति अगर अब जनरेट हो जाती है तो दी गई रैखिक समीकरणों का, दी गई दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो आपसे ये पूछे जाते हैं कि क्या हल होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे करके, तो आई थिंक ये था कुछ बेसिक, इसका कोई डाउट इसमें नहीं होगा, यही मान के चलता हूं मैं। हम इनसे रिलेटेड अब कुछ प्रश्न जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न ले लेते हैं, पहला वाला, कि दिए गए प्रत्येक यानी कि 2x + y, देखिए एक हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जितनी भी इक्वेशंस मिलेंगी आपको ये इस फॉर्म में मिलने वाली हैं, बशर्ते ये प्लस और माइनस यहां पर चेंजमेंट आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, आप वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप वहां से देख सकते हो इनका मान माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। तो पहला प्रश्न क्या है, 2x + y, 2x + y का मान कितना है, 8। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पहले यही काम करना है। दूसरी इक्वेशन दी गई है इसके अंदर 3y = 4 + 4x, 4 + 4x, ये दूसरी नंबर इक्वेशन है।
तो दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनका हल ज्ञात करना है। और ऑप्शन से मैं पहले जाता हूं भाई। पहला ऑप्शन दिया गया है, इसका मैं लिख देता हूं x का मान 3, y का मान दिया गया है -4। बी ऑप्शन दिया गया है इसका x बराबर 2 और y बराबर 4 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर 4। और डी यानी कि चौथा ऑप्शन दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 1, ये दिया गया है इसमें। तो आपको ना कंफ्यूज नहीं रहना है, आप ऑप्शन से भी हल निकाल सकते हो, बशर्ते आपके पास चेक करने के लिए टाइम हो। तो अगर डायरेक्ट इसे चेक करेंगे तो 4 बार चेक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम कंज्यूम आई थिंक ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता गलत भी हो जाए। लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कैसे हम हल करेंगे। और हल करने का क्या तरीका है, एक तो आप प्रतिस्थापित करके ज्ञात कर सकते हो। एक विधि तो क्या है आपके पास, प्रतिस्थापन वाली, प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित विधि या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हो। और एक है गुणांक, समगुणांक विधि कह सकते हो आप इसको, समगुणांक यानी कि प्रतिस्थापित करके या फिर गुणांकों को सम करके आप इनका हल ज्ञात कर सकते हो। हल ज्ञात करने का क्या मतलब है, x और y की वो मान ज्ञात करना जो दी गई दो चरों की दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, ये होता है हल ज्ञात करने का मतलब। तो यहां पर अगर आप इस प्रश्न को हल करें तो ये है 2x प्लस वाई बराबर 8, और ये y है ना इस तरफ ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये 4x माइनस का 3y और 4 इस तरफ आ जाएगा -4। देखो इक्वेशंस को आपने सेट कर दिया, सेटलमेंट ऐसे बिठा ली, यानी कि ये जो c वाला पोर्शन है ना ये दूसरी तरफ कर दिया। ये दूसरी तरफ करने का क्या फायदा है, आपको हर जगह ऐसे मिलेगा या फिर आपको करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, हमारा स्टेप उससे एक कम हो जाता है, क्योंकि बाद में जाना तो उस तरफ या x का मान या y का मान निकालने के लिए। तो ये यहां से अब आपको क्या करना है, इनके गुणांकों को इक्वलाइज कर लो, या तो आप x के गुणांक इक्वलाइज करिए या फिर आप y के कर लीजिए। तो यहां पर y के गुणांक बराबर करना आसान रहेगा, क्योंकि इस उसमें ऐसा करने से क्या होगा कि इस स्टेप पर कुछ करना ही नहीं है हमें। ये मतलब आपका 3 नंबर हो गया, या फिर मैं ये कहूं कि मैं इसको पहले 2 से गुणा कर देता हूं, यानी कि इक्वेशन नंबर जो, इसको 3 मान ही लो एक बार, तो 3 और इसको मान लो 4, यानी कि इक्वेशन जो नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से गुणा, व इक्वेशन 4 को 3 में से घटाने पर, मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 3 को आप 2 से गुणा करिए। पहले 2 से गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक ही स्टेप को गुणा करोगे, टोटल स्टेप को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेंगे। तो 2 से गुणा करते हो तो ये हो जाता है 4x, या फिर 2 से गुणा 4x प्लस में 2y बराबर 16, चलो 2 से गुणा कर लिया, और ये यूं का यूं रख लो 4x माइनस का 3y बराबर -4। तो ये इक्वेशंस बन जाती हैं। यहाँ से x के गुणांक बराबर हैं, तो ये घटाएंगे ना, तो जब हम घटाते हैं, याद रखने वाली बात ये है कि ये हमारा नया स्टेप बना, ये हमारा यूं का यूं था पहले का पहला, इस वाले स्टेप में से इसको घटाने पर, यानी कि इसको कोई नंबर दे सकते हो अगर समझाने के लिए लिखें तो, ना तो इसमें से अगर घटाएंगे तो नीचे वाले सारे जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं हमारे पास, उनको भी माइनस से गुना करना पड़ेगा। घटाने का मतलब क्या है, आपने देखा ही होगा, देखो ये अब घटाएंगे ना इसको, ये ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, यानी कि 4x प्लस का 2y बराबर 16 है ना, इसमें से अगर आप ये स्टेप घटाएंगे ना तो ये वाला साइड तो इसमें से घटेगी और ये वाली साइड जो है ये इसमें से घटेगी, तो बात वही की वही है। तो अगर घटाएंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो वो माइनस जो होगा ना, ये माइनस जो होगा ये सब के साथ में गुणा हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 3y, और ये भी माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस का 4। देखो ऐसे बनेगा ये। तो हम क्या करते हैं, सीधा सा तरीके से
ये माइनस बाहर का मतलब क्या है, इसके साथ भी माइनस होगा, ये माइनस की माइनस से गुना प्लस हो जाएगा, और ये माइनस की माइनस से गुना ये भी मतलब प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधी लैंग्वेज में सीधा का सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं कि ये जो स्टेप नीचे वाला है, अगर ये जमा का है तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस का है उसको प्लस का कर देते हैं। ऐसे ये माइनस का, ये प्लस का। अब ये क्यों करते हैं, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये 4x से 4x कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये दोनों सेम स्टेप हैं, एक माइनस का एक प्लस का, जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, तो हम उसको काट देते हैं ताकि हमें दिमाग में रहे कि ये है ही नहीं। और ये प्लस का हो गया, ये भी किसका हो गया, प्लस का। दोनों प्लस प्लस हैं, देखो ये प्लस, एक स्टेप प्लस का, दूसरा स्टेप प्लस का, तो इनका जोड़ करेंगे तो जुड़ेंगे, ये बात याद रखने वाली है। अगर दो स्टेप प्लस के हैं तो क्या होगा, जुड़ेंगे, और निशान किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, क्योंकि सारे जमा जमा के दोनों स्टेप हैं, उनको जोड़ेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, आंसर भी जमा में आएगा। दो स्टेप माइनस माइनस के हैं तो वो जुड़ेंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि वो सारे माइनस के थे। तो हम ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये दोनों स्टेप जो है प्लस के थे, 3 और 2 यानी कि 5y हो जाएगा। ये जमा का आएगा, जमा का लगाने की जरूरत नहीं होती यहां पर। 5y बराबर, ये भी प्लस का है, अगर कोई निशान आगे नहीं है तो ये किसका है, प्लस का। ये प्लस का हमने कर लिया था क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। 16 और 4 20, तो ये प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस के स्टेप थे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, 5y बराबर 20, या y का मान कितना हो जाएगा, 5 इसके भाग में, क्योंकि गुणा में है ना, ये गुणा वाला स्टेप है, इस तरफ गुणा है तो उस तरफ जाके भाग में जाएगा, 20/5, यानी कि y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 चौके 20, y का मान कितना है, 4। अब ये जो y का मान है ना, ये y का मान आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट आउट कर दो, x का मान आ जाएगा। जैसे आप इसको ले लो, जैसे आपने इसको लिया, जैसे इसको भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से 2x जमा y का मान क्या आया था, 4। ये यहां पर इसकी जगह पे 4 पुट किया बराबर 8, या 2x बराबर 8 में से 4 इस तरफ जाके घट जाएगा, और 2x बराबर किसके हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, जमा का 4 बचेगा। क्यों जमा का 4 बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है 8 से, तो जो बड़ा होगा उसका निशान आगे आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का। x का मान निकलेगा तो 4 के ये 2 नीचे जाएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या मिलेगा, 2 से भाग करेंगे ना 4 को, 2 दूनी 4, तो भाग फल आया 2, तो x का मान आया 2, x का मान कितना आया 2, और y का मान कितना आया 4। तो ये हल होंगे इन समीकरणों के जो हमारे प्रश्न में दिए गए थे। और ये हल क्या हैं, यही हम जिक्र कर रहे थे शुरू में बेसिक्स में, कि ये वो मान हैं जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। ये वो मान हैं जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो मैंने एक समीकरण तो यहां पर था, वो मैंने मिटा दिया था, तो मैं दूसरा समीकरण लेके देखो जरा। इस समीकरण में x और y के मान पुट करो। देखो हमारी इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, पहली वाली में पुट कर दोगे, दोनों को ही संतुष्ट करेंगे वो, यानी कि 3y बराबर 4 जमा 4x है। यहां पर x का मान 2 और y का मान 4 पुट करके देखो x का मान कितना 2 है ना, तो y का मान कितना है 4 पुट किया, 3 गुणा में y हो गया ना, ये 3 गुणा 4, 4 प्लस 4 गुणा में 2, x का मान कितना है 2, तो x का मान 2 पुट कर दिया, तो 3 चौके ये हो जाते हैं 12, और ये 4 प्लस 8, 4 और 8 कितने हो जाते हैं, ये भी 12 हो गए, तो 12 बराबर 12, यानी कि हमारा आंसर ओके है। तो हल क्या होता है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो पहला से इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर मिटा दी थी, उसमें भी आप एक्स वाई का मान पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आएगी। ये था पहला प्रश्न जो बहुत ही आसान विधि का लिया था मैंने। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं बस, और कुछ नहीं है, हमारा तरीका वही का वही रहेगा। जैसे इसने कहा, एक प्रश्न ये है कि 4/x प्लस 5y बराबर 4x प्लस 5y बराबर 7, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3/x और प्लस 4y, और ये बराबर दी गई है 5 के, ये इक्वेशंस नंबर मान ली 2।
तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा, इसमें कंफ्यूजन करने वाली चीज़ क्या है, x नीचे दे दिया, कोई बात नहीं, आप इसको रैखिक समीकरणों में यानी कि दो चरों वाले रैखिक, देखो रैखिक क्या होता है, लीनियर, यानी कि x क्या y की, यानी कि वेरिएबल्स की पावर 1, तो आप इनको लीनियर इक्वेशंस में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे पुट करके कर सकते हो भाई, 1/x बराबर a मान लिया, या 1/y, या मतलब a और इनको दोनों को a मान के भी आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्यों ना हम y के कोफिशिएंट यानी कि y के वेरिएबल्स जो है उनको बराबर कर ले, और y कट जाएगा, फिर x का मान निकल जाएगा, फिर y का भी निकाल देंगे। कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 1 है ना, देखो मैं सिंपल करूंगा, ज़्यादा कंज्यूम टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ये वाला जो स्टेप है, यदि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे स्टेप को, तो ये 20 हो जाएगा, 20y बनेगा, क्योंकि 4 गुणा जाएगा इसके, ये कुछ भी बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला जो स्टेप है, यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए 4 से गुणा किया 16/x प्लस में 20y बराबर 4 सत्ते 28, और 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये बनेगा 15/x प्लस में ये भी 20y हो जाएगा और बराबर 25। अब ये क्यों किया था हमने ऐसा, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ताकि y के गुणांकों को हम बराबर कर सकें। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब क्या करना है आपका, ये तो बन गया 3 नंबर स्टेप, और ये बन जाता है 4 नंबर स्टेप। तो 3 में से 4 को घटा लो, चाहे 4 में से 3 को घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भैया। सोचो ऊपर वाले में से नीचे वाला ही घटाना है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बशर्ते हमारी कैलकुलेशन ठीक हो। यानी कि हम क्या स्टेप लगाने वाले हैं अब, 3 - 4 ये स्टेप लगाने वाले हैं। तो इसके नीचे एक लाइन खींचो, ऐसे घटाएंगे तो ये इसके आगे कोई भी न जमा का निशान या न घटा का निशान, तो यहां पर हम क्या मानेंगे, जमा मानेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं थी इनकी। जमा का निशान, इस तरफ अगर कोई भी टर्म्स या पद नहीं है तो हम यहां पर धनात्मक मानेंगे, निशान लगाने की धनात्मक निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला वाला स्टेप घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये भी इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे तो ये कट गया, आपके पास क्या बचेगा, 16/x, और ये माइनस का 15/x, ये हुआ ना, बराबर 28 में से 25 ये भी घटेगा। अगर एक जमा का एक घटा का होगा तो उसको आप जोड़ी मानो, हम एक प्रकार से ये जोड़ी तो कर रहे हैं, घटाने का मतलब तो हमने निशान बदल दिया घटा के नाम का, तो जोड़ी रहे हम। तो ये जमा का यूं लिखा मैंने, जमा का था, ये घटा का हो गया, तो ये घटा का 15/x, और बराबर ये किसके हो गया, ये बराबर हो जाता है 28 माइनस का 25 यानी कि प्लस का 3। ये किसके बराबर आएगा, ये प्लस के 3 आएंगे भैया। क्यों आएंगे प्लस के 3, क्योंकि ये जमा का ज़्यादा है, एक जमा का एक घटा का, तो इनकी बनेगी घटा बनेगी इनकी, और निशान किस में आएगा, जो बड़ा होगा। तो 28 में से 25 घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा। अब देखो इसको आप मुंह से नहीं घटा सकते हो, x एलसीएम आएगा तो 16 माइनस का 15, यानी कि इसको घटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 16 माइनस का 15/x एलसीएम ले लिया ना इसका, x एलसीएम, तो 16x हो गया, तो इनकी गुणा होगी और इनकी गुणा बनेगी, तो 15x बराबर 3। या इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 1/x बराबर 3 या 3x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो 3x बराबर क्या आया हमारे पास, 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3, 1/3। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/3 मिली। अब y की वैल्यू आप किसी भी एक स्टेप से आप कर सकते हो, यानी कि चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, x का मान यहाँ पर 3 पुट करेंगे ना, तो 4/1/3, देखो x का मान यहाँ पर पुट किया 1/3 प्लस 5y बराबर 7, या 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 इसके गुणा में आ जाएगा, मतलब ये बनेगा हमारा स्टेप 12 प्लस 5y बराबर 7। या यहाँ से y का मान निकालोगे ना तो 7 में से तो 12 घट जाएगा उस तरफ जाके, 5 नीचे आ जाएगा, गुणा में था ना इसके। भाई पहले स्टेप में क्या किया हमने, देखो ये कंफ्यूज मत रहना, 5y यूं का यूं, 12 घट गया इस तरफ जाके, 7 माइनस का 12, यानी कि ये माइनस का 5 आ गया,
तो y का मान किसके बराबर आएगा, ये 5 इसके भाग में जाएगा, -5/5 यानी कि -1। तो x का मान 1/3 और y का मान क्या होगा, -1। ये हल होंगे दिए गए दोनों समीकरणों के। हल का मतलब ये वो मान है जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, दोनों समीकरणों को जो है संतुष्ट करते हैं। ये था। अब हम ले लेते हैं एक तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में कहता है कि p/x, देखिए प्रश्न क्या है, p/x प्लस q/y बराबर किसके है, m के बराबर है। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन है भैया हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, वो है q/x यानी कि q/x प्लस p/y इज इक्वल टू n है। तो हल ज्ञात करने हैं इन दोनों समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे। जाहिर सी बात है, हमारे जो कोफिशिएंट है p और q के फॉर्म में है या फिर m है हमारे पास, तो आंसर भी इनमें आना चाहिए। तो हमारा वही का वही तरीका, कैसे कि हम या तो पुट कर दें 1/x और 1/y को, तो भी ठीक रहेगा। या फिर आप देखिए, यदि इस इक्वेशन को आप कोफिशिएंट बराबर करने वाली बात करेंगे, कोफिशिएंट दोनों के इक्वेशंस के, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बराबर करेंगे, तो यहाँ पर p है, तो इसको यदि q से गुणा कर दिया जाए, इस पूरी इक्वेशंस को, यहाँ तक कि ये इस इक्वेशंस को यदि q से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर pq हो जाएगा। और यदि इस इक्वेशन को p से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर pq हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, पहले वाला स्टेप है ना वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये आसान विधि है, यानी कि q से मल्टीप्लाई किया तो ये pq/x प्लस ये q² हो जाएगा, क्योंकि q की गुणा तीनों स्टेप से बनेगी, q²/y बराबर qm। और इस स्टेप को अगर आप p से गुणा करते हो तो ये pq/x प्लस p² हो जाएगा बाई y बराबर ये हो जाएगा भैया pn। p से गुणा कर रहे हैं ना टोटल को, तो ये pn हो जाएगा। अब ये 3 मान लो, इसको 4 मान लो, 3 में से 4 को घटा दो, घटाएंगे तो ये स्टेप माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये एक स्टेप कट जाएगा, मतलब ये शून्य हो गया, करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होगा, इनका हर दोनों का बराबर है, तो एलसीएम y आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखूंगा मैं इसको, ये हो जाएगा q² माइनस p²/y और बराबर, अब ये हो जाएगा qm माइनस pn। y का मान अगर निकालने, यहां पर इस स्टेप से आप y का मान निकाल सकते हो, और y का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मानो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि q² माइनस p² की गुणा 1 से बनेगी और इस पूरे स्टेप की गुणा y से बनेगी। तो देखो मैं इसको लिखूंगा y इंटू गुणा में ये आएगा qm माइनस pn और बराबर किसके आएगा, ये q² माइनस p² के, या y का मान निकालोगे तो q² माइनस p² कि ये गुणा वाला स्टेप नीचे आ जाएगा qm माइनस pn। देखो ये y का मान आया। अच्छा, इस तरह के प्रश्न में मैं आपको एक राय दूंगा कि देखिए अब ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो मैं ऑप्शन में देख लेता हूं जिसमें y की वैल्यू ये दी गई हो, q² माइनस p² वाली, तो ये वैल्यू किसके बराबर, कौन से स्टेप में हम देख लें, q माइनस pn। तो ये मुझे ना q माइनस pm q² माइनस pm क्या है, q² माइनस p², तो q² माइनस p² किस में है, q² माइनस p² ये हो गई, और np माइनस mq, np माइनस p, ये नहीं है इसका मतलब ये हुआ। तो ये एक दिया गया है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में ये दिया गया है y की वैल्यू, तो आपको वही चूज कर लेना है, x निकालने की आवश्यकता नहीं। देखो टाइम बचाना हमारा लक्ष्य क्या है, टाइम बचाना, बशर्ते अगर y की वैल्यू अगर सेम दे दी जाए, अगर दो उसमें दे दी जाए, जैसे दो ऑप्शन में सेम वैल्यू दे देता है y की, तो फिर आपको x की वैल्यू निकालना मजबूरी हो जाता है। यहां पर क्या है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y की वैल्यू ये गिवन है, ये वाली, तो आप उसको चूज कर लो। अब क्या करना है, अगर मैं आपको x के बारे में भी हम बताएंगे, जिक्र करेंगे कि x कैसे ज्ञात करोगे। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर ये ले लो,
और चाहे आप इक्वेशन नंबर ये दूसरी वाली ये ले लो, इसमें y की वैल्यू पुट करके यहाँ पर जैसे आप ये लेते हो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्यों नहीं था, ये तो हमने गुणा किया था, हमारी इक्वेशन ये थी, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। एक टाइप हमारी ये थी। दूसरी टाइप और ले लेते हैं, जैसे बहुत जगह पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उसमें दो चर बन जाते हैं, जैसे कहीं पर a और b बन जाता है, कहीं पर x और y बन जाता है, कहीं पर z की फॉर्म x z बन जाए, y z बन जाए, तो उसमें ये यूज होता है, इसलिए आपको ये ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेते हैं टाइप, जैसे हाँ ये ले लिया, एक पर्सन अलग दिया, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर दिया गया है 17। ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2 की पावर a जमा 2 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 3 की पावर b जमा 1 बराबर 5, ये बराबर 5 है। तो आप को निकालना है इसका हल। तो हल निकालोगे तो आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें वेरिएबल क्या है, यानी कि चर क्या है इसमें, तो चर है हमारे a और b, ये निकालने, a और b का मान निकालना है इसमें। तो इस तरह के प्रश्नों में तो ऑप्शन में जा करके a और b के मान जो है पुट करके देख लो, ज़्यादातर धनात्मक मान आते हैं इस तरह के प्रश्नों के, तो वो चेक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो सबसे पहला क्या करेंगे कि हम देखिए, ये 2 की a यूं का यूं पड़ा रहने दो, इसको देखो जरा, इसका a की 2 की पावर a जमा 2 का क्या मतलब है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर a और गुणा में 2 की पावर 2, ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि आधार बराबर तो गुणा करेंगे, डॉट का मतलब क्या है गुणा, तो आधार बराबर 2 और 2 पावर जुड़ जाएंगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 2 की 2 को क्या लिख सकते हो आप 4, तो 4 2 की पावर a माइनस में ऐसे इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की b गुणा में 3, क्योंकि 3 की 1 होगी ना, 3 का मतलब क्या है 3 की पावर 1, आधार बराबर बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 की b बराबर 5। देखो ये स्टेप बन जाता है हमारा, नया स्टेप ये बनेगा, इसको आप 3 कह लो अगर ये 2 है तो। अब क्या है इसमें और इसमें, देखो अब आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो 2 की पावर a बराबर तो x पुट कर लो, और 2 की पावर सॉरी 3 की पावर b बराबर y पुट कर लो। ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारा जो माइंड है वो जल्दी काम करेगा, इसमें एक सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी कि 2 की पावर a x हो जाएगा x प्लस वाई। देखो इस इक्वेशन में ये हमने क्या पुट किया, x बन गया, ये हमने क्या पुट किया y, ये वाला, तो x प्लस वाई बराबर 17। एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, 4x माइनस 3y बराबर 5। तो यहां पर देख कितना आसान है, चाहे तो आप x के कोफिशिएंट या गुणांक बराबर कर लो, यानी कि इसको 4 से गुणा कर लो, चाहे इसको 3 से गुणा कर लो, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, तो ये 3 से मैं गुणा करेंगे इसको टोटल को, तो ये हो जाता है 3x प्लस का 3y बराबर 17, ये 51, और ये 4x माइनस का 3y बराबर 5। देखो इक्वे कोफिशिएंट बराबर हो गए। अब देखो, अब घटाना नहीं है, अगर आपने y के गुणांकों को बराबर किया 3 और 3, तो आपको घटाना नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य इनको क्या करना होता है, एक चर को कैंसिलेशन करना होता है, एक चर को शून्य बनाना होता है। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, अगर इस वाले समीकरण में ये वाला समीकरण जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा 7x बराबर 51 और 5 कितने होते हैं 56, या x बराबर 7 इसके बाद में जाएगा 8, x का मान कितना आया 8, और इससे आप y ज्ञात कर सकते हो, x जमा वाई बराबर 17 है ना, यहां से x जमा वाई बराबर 17, x का मान यहाँ पे 8 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 17 माइनस 8, यानी कि y का मान 9 आएगा हमारे पास। अब आपको a और b, ये तो हमारा x और y आया, लेकिन आंसर में क्वेश्चन में x और y नहीं था, हमने पुट किया हुआ था 2 की a बराबर x, तो यहाँ पर x का मान यानी कि 8, तो 2 की पावर a बराबर 8 को आप 2 के बेस में कन्वर्ट करिए, इसको आप लिख सकते हो 2 की 3, आधार बराबर तो पावर बराबर a का मान
3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, 3 की पावर b बराबर y का मान कितना निकाला था हमने, यहाँ पर y का मान निकाला था 9, तो ये 9 पुट किया, तो 3 की पावर b बराबर 3 की पावर ही 2, इसमें भी आधार बराबर बनाना है, आधार बराबर तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो b बराबर 2। तो ये वो मान है जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। और अगर आप इसको भूल जाते हो और आपके पास टाइम है चेक करने का, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट ए और बी के मान दे करके दोनों साइड बराबर आ जाए। ये था एक टाइप हमारा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है कि हाँ, ये है हमारा प्रश्न, युगपत समीकरण दिए गए हैं, युगपत समीकरण 4x प्लस 7y बराबर 10 और 10x प्लस के वाई बराबर 25 के अनंत हल होने के लिए, देखिए प्रश्न में क्या कहता है, अनंत हल होने के लिए आवश्यक शर्त, देखो ऐसे आएगा पेपर में, आवश्यक शर्त क्या होगी। ये दो समीकरण दिए गए हैं जिसमें एक k का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि y का जो गुणांक है वो k ले लिया और बराबर 25 ये है। दो समीकरण हमें दिए गए, कहता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल होने के लिए जो है आवश्यक शर्त क्या है। तो आवश्यक शर्त क्या थी, हमारा वही रूल कि दो दिए गए दो चरों वाले दो समीकरणों के अनंत हल कब होते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये शर्त है हमारी। तो a1 बटे a2 की बात करेंगे तो a1 तो ये है, a2 आपका ये है, ये किसके गुणांक है, ये किसके गुणांकों का अनुपात है, x के गुणांकों का अनुपात, यानी कि 4 बटे 10 बराबर किसके होगा, b1 बटे b2 यानी कि y के गुणांकों का अनुपात, y का इसमें 7 है, इसका k है, और बराबर किसके होगा, c1 बटे c2 यानी कि 10 बटे 25। तो चाहे तो ये दो लेके हल कर सकते हो k का मान निकाल के, और या फिर इन दोनों लास्ट के दो का लेके कर लो। अनंत हल के लिए कोई भी दो ले सकते हो क्योंकि तीनों बराबर हैं ये, तो कोई भी दो जिसमें के वाला स्टेप लेना जरूरी है। तो आप जैसे इसको ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4k बराबर 70, 10 7 70, 4k की 4 और k की गुणा 4k, k का मान किसके बराबर आएगा, 70 बटे 4 या 35 बटे 2। तो k का मान 35 बटे 2 यदि हो जाए, यहां पर k का मान यदि 35 बटे 2 हो जाए तो दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये था एक नया टाइप हमारा। एक इस टाइप का और भी दिया गया है जिसमें अद्वितीय या शायद कुछ और पूछ रखा होगा। ये कहता है कि युगपत समीकरण दिया गया है 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई, और ये किसके बराबर है, 11 के, और 5x माइनस का 7y बराबर 5 के। कहता है कि 2x प्लस के वाई बराबर 11 और 5x माइनस का 7y बराबर 5 का कोई हल अस्तित्व में ना हो, कोई हल न हो या अस्तित्व में ना हो, कोई बात नहीं, कोई हल ना हो के लिए आवश्यक शर्त बताना है, आवश्यक शर्त। और कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल कब नहीं होता, कोई हल तब नहीं होता जब a1 बटे a2 बराबर तो हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2 के, जब कोई भी हल नहीं होगा। तो ये शर्त थी हमारी, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 5 बराबर तो हो b1 बटे b2 के, यानी कि k बटे -7 के, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर ना हो। c1 बटे c2 क्या है, 11 बटे 5। तो आप यहां से देखो, आप यहां से तो k का मान बराबर में आएगा, यानी कि 5k बराबर माइनस का 14, या k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14 बटे 5। k का मान यदि माइनस का 14 बटे 5, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो बराबर वाला स्टेप दे रहा है कि बराबर वाला नहीं वाला स्टेप हो, यानी कि k का मान यदि माइनस का 14 बटे 5 हो जाएगा तो इस दिन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, और यहां से नॉट इक्वल टू वाला आएगा यहां से। तो इसमें ऑप्शन में बराबर वाले मान दिए गए थे, तो बराबर वाले मान क्या था, कोई अस्तित्व में ना हो, इसमें k का मान क्या है हमारा, माइनस का 14 बटे 5, तो इसमें बराबर वाले दिए गए हैं,
नॉट इक्वल टू वाला भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। के का मान अगर ऑप्शन में बराबर नहीं वाला ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से आर पार गुणा करके वो मान निकाल सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से के का मान निकालोगे, माइनस का 14/5 अगर के का मान होगा तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक अद्वितीय हल के लिए पूछ लिया के का मान, तो अद्वितीय हल में तो नॉट इक्वल टू वाला ही आएगा। तो ऑप्शन में यदि के बराबर नहीं है वाला हल दिया गया हो तो वो ले सकते हो। अगर उसने के बराबर वाले, जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं, इसका जो प्रश्न दिया गया है अद्वितीय हल के लिए शर्त पूछ रखी है के एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस का 2y, 6x माइनस का 2y बराबर 3। अद्वितीय हल के लिए पूछा गया है कि क्या शर्त है, आवश्यक शर्त अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, ये शर्त थी हमारी। तो a1/a2 का मतलब k/6 और बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी कि माइनस का 1/-2। देखो गुणांक में ये माइनस साथ लेना है, याद रखने वाली बात है ये। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1/2 ही लिख दूं मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के बराबर नहीं होगा 6 के, क्योंकि 6 कम 6 होता है, या के बराबर नहीं होगा 6 के नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 3 के। तो के बराबर नहीं है 3 के लिए। अगर के का मान 3 के बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा। ये था। तो अब देखो, ये तो हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों उनके लिए। लेकिन यदि कुछ एक प्रश्न ऐसा भी दिया गया है कि यदि 3 कुर्सी, जैसा कि हमने संख्या पद्धति में इस तरह के प्रश्न करे थे कि जैसे प्रश्न दिया गया है 3 कुर्सियां और एक मेज का मूल्य 900 रुपये। देखो क्या कहता है, 3 कुर्सी, देखो इसमें इस्तेमाल क्या है, और एक मेज का मूल्य दिया गया है, 3 कुर्सी और एक मेज का मूल्य है 900 रुपये। और कहता है आगे 5 कुर्सी और 3 मेज, इनका मूल्य फिर दिया गया है किसके बराबर, 2100 के बराबर, 2100 रुपये हो। तो वो कहता है कि 4 कुर्सी प्लस एक मेज का मूल्य, मतलब ये निकालना है आपको। अगर 3 कुर्सी और एक मेज का मूल्य 900 रुपये, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये, तो वो कहता है कि 4 कुर्सी और एक मेज का मूल्य फिर क्या होगा। तो इसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अगर आप कुर्सी को मान लो x टोटल और 3 कुर्सी का मूल्य, मतलब एक कुर्सी का मूल्य मानूंगा मैं, कुर्सी नहीं सॉरी, एक कुर्सी का मूल्य लिखना पड़ेगा। एक कुर्सी का मूल्य यदि x रुपए मान लें और एक मेज का मूल्य यदि आप y रुपए मान लें, तो हमारे पास 2 चरों वाले समीकरण बन जाएंगे, 2 रैखिक समीकरण। कैसे, 3 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, अगर एक का x रुपए है तो 3x रुपए, और जमा में एक मेज का मूल्य 1y रुपए, जोड़ेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 900 के। और 5 कुर्सी का 5x हो जाएगा और 3 मेज का 3y, बराबर हो जाएगा 2100 के। देखो 2 समीकरण बन जाते हैं। यहां से आप x और y का मान निकाल लेंगे गुणांकों को बराबर करके, और फिर पूछेगा 4 कुर्सी का पूछेगा, कुर्सी का हमने x माना था, तो 4 गुणा में वो कुर्सी का मान आएगा, वो गुणा में कर देंगे, जमा में एक मेज का जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था कि मैंने आई थिंक कुछ टाइप्स करवाने की कोशिश करी है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह के प्रश्न आप पेपर्स में पहले के प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।